हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। जर्मन में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उसकी अपन अब तक 9 वीडियो देख चुके हैं और आज अपन देखेंगे इसका पार्ट 10। और 9 वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ये देख लिया था कि किस प्रकार हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। पोलैंड की मदद उसके जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने करी और धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लिया। और फाइनली 1945 के अंदर एक ऐसा समय आया कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिए। बम गिरने के साथ ही जापान के दोनों शहर नष्ट हो गए और जर्मनी की हार हो गई। और वो बात थी मई 1945 की, अर्थात हम लास्ट वीडियो के अंदर मई 1945 तक की बात पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हिटलर था उसकी क्या सोच थी, हिटलर की सोच क्या थी और विश्व के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण या हिटलर की सोच के लो, क्योंकि दृष्टिकोण या नाज़ीवाद, वाद का मतलब होता है उसके प्रति विचार या उसके जो समर्थक होते हैं। नाज़ीवाद यानी जो नाज़ी पार्टी थी उसके जो समर्थक थे उनको अपन कहते हैं नाज़ीवादी या नाज़ीवाद के समर्थक लोग। और नाज़ी क्या थे या नाजी कह दो, तो नाज़ीवाद क्या था, हिटलर की सोच, हिटलर के जो प्लानिंग थे, हिटलर का जो सिद्धांत था, हिटलर के मन में जो जर्मनी को लेकर जो सारी बातें थी, वो सारी बातें क्या कहलाती है, नाज़ीवाद। तो आज के लेसन के अंदर अपन, आज के इस वीडियो के अंदर अपन यही देखेंगे कि हिटलर का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे जातीय पदानुक्रम। हिटलर, आपको ये तो अच्छे से पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के बाद जो जर्मनी का अपमान हुआ था, जर्मनी की हालत बुरी हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ही हिटलर आया था। तो हिटलर क्या था, हिटलर की क्या सोच थी कि जातीय पदानुक्रम अर्थात उसने जातियों को क्रम दे रखा था। उसके अनुसार समाज में सभी जातियाँ इक्वल नहीं होती है, सभी जातियों का समान मान नहीं होता है, सभी जातियाँ समान योग्यता की नहीं होती है। हिटलर का ये मानना था कि जातियाँ अलग अलग होती हैं और सबकी अलग अलग जो वैल्यू है या समाज के अंदर उनका सम्मान अलग अलग है। जैसे वो जो नार्डिक आर्य थे वो शुद्ध जर्मनी थे, उसके हिसाब से शुद्ध नस्ल वाले थे और वही सर्वश्रेष्ठ थे। तो उसने जो नार्डिक आर्य थे उनको सर्वश्रेष्ठ जाति घोषित कर रखा था। और जो यहूदी थे, यहूदी को उसने सबसे निम्न जाति मान रखा था। तो जातीय पदानुक्रम का जो सिद्धांत था उसके अनुसार क्या था कि नार्डिक आर्य बेस्ट हैं और सबसे खराब है यहूदी। और नार्डिक आर्य कौन थे, तो नार्डिक आर्य थे गोल्डन हेयर, जिनके बाल सुनहरी थे, रंग गोरा था और आंखें नीली थी, वो थे नार्डिक आर्य। और हिटलर के हिसाब से यही सर्वश्रेष्ठ थे। और जो नार्डिक आर्य उत्तरी यूरोपियों के अंदर रहते थे और एक उसकी आर्यों की ही एक शाखा थी। तो हिटलर ने उन्हीं को सबसे अधिक सम्मान दिया। पूरे जो जर्मनी थे, यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ हिटलर का साम्राज्य था वहाँ नार्डिक आर्यों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और उनको सारी सुविधाएं अलग से ही दे रखी थी। लेकिन जो बेचारे यहूदी थे उनको सबसे निम्न अशुद्ध नस्ल का माना जाता था और उनको अवांछनीय कि ये कोई काम के नहीं है, ऐसा माना जाता था। उसके अलावा जितनी भी जातियां थी जो अलग अलग वर्ण की थी, उन सब जातियों को बीच में रखा था और ये माना जाता था कि ये जो यहूदी हैं वो हम नार्डिक आर्यों के कट्टर विरोधी हैं, कट्टर दुश्मन हैं। ये बात हिटलर ने फैला रखी थी। अब मैंने आपको बता दी कि जो ब्लॉन्ड हेयर है ना, सुनहरी बाल वाले, गोल्डन बाल वाले और नीली आंखों वाले और गोरी चमड़ी के लोग ही जो नार्डिक आर्य थे वही सर्वश्रेष्ठ थे। अब बाकी जो लोग थे यहूदी, उनमें कोई डिफरेंस थोड़ी था, ये तो सिर्फ हिटलर की सोच थी और उसने अपनी सोच को ही यथार्थ रूप दे रखा था। बाकी जो यहूदी थे वो भी दिखने में और लगभग उनके जैसे ही थे, उनकी भी कोई शारीरिक या मानसिक क्षमता उनसे कम नहीं थी। लेकिन हिटलर ने उनको अलग दिखाने के लिए उनके कपड़ों पे एक स्टार लगा रखा था। जितने भी यहूदी थे उनके वस्त्रों के ऊपर, उनके घरों के बाहर एक स्टार लगा दिया जाता था, जिससे आसानी से पहचाना जा सकता था, हाँ ये यहूदी है। तो ये कार्य हिटलर ने किया था। अब जो जातीय पदानुक्रम, आखिर वो बात कहाँ से आई उसके दिमाग में,
तो हिटलर ने दो प्राकृतिक वैज्ञानिकों का सहारा लिया। एक तो थे चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन का नाम बच्चों आपने साइंस में सुन रखा होगा। जब अपन जाति का विकास पढ़ते हैं हमारा, तो तब हमने इस प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का नाम सुन रखा था। तो चार्ल्स डार्विन विकास और प्राकृतिक चयन की बात करी थी उन्होंने। चार्ल्स डार्विन के अनुसार ये था कि प्रकृति के अंदर वे ही सजीव, वे ही जीव जीवित रहते हैं जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठा देते हैं, यानी परिवर्तनों के अनुकूल हो जाते हैं। प्रकृति के अंदर तो चेंज आता ही रहता है, उस चेंज के साथ, उस परिवर्तन के साथ जो जाति या जो जीव समायोजन बिठा लेता है, अनुकूलन बिठा लेता है, वही आगे सरवाइव करता है और उसी का विकास होता है और वही जीवित रहता है। ये बात चार्ल्स डार्विन ने कही थी। तो इसी बात को हिटलर ने पकड़ लिया। जबकि चार्ल्स डार्विन ने जो बात कही थी वो केवल जानवरों के ऊपर कही थी या पेड़ पौधों के ऊपर कही थी, लेकिन हिटलर ने चार्ल्स डार्विन की इस बात को इंसानों के ऊपर भी लगा दिया और चार्ल्स डार्विन की एक बात को पकड़ लिया कि जो योग्य हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वही जीवित रहते हैं, क्योंकि वही वातावरण में होने वाले चेंज के साथ सामंजस्य बिठा देते हैं। और उसी बात को उसने ऐसा पकड़ा कि पूरे जर्मनी के ऊपर उसने ये बात लगा दी कि जो नार्डिक आर्य हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, वही योग्य हैं और प्रकृति में अब इन्हीं को जीवित रहने का चांस मिलना चाहिए, जीवित रहने के योग्य हैं। बाकी जो जातियां हैं वो अयोग्य हैं, जो अशुद्ध नस्ल के, उनको जीवित रहने का कोई चांस ही नहीं है, उनको कोई जीवित रहने का हक नहीं है। ये बात हिटलर ने साबित कर दी। तो डार्विन का जो विकास व प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था, यानी प्रकृति के अंदर योग्य या सर्वश्रेष्ठ जीवित रहते, इस चीज को उसने अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया और उसी को बात को मान करके उसके आधार पर तर्क दिए। दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी बच्चों प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी यही कहा था कि प्रकृति में योग्य या सर्वश्रेष्ठ, ये जो बुद्धिजीवी होते हैं या जो हट के होते हैं या जो प्रकृति में चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, वही जीवित रहते हैं। तो दोनों जो वैज्ञानिक थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों ने यही सिद्धांत दिया था और हमारे जो हिटलर थे उन्होंने इसी सिद्धांत को अपना आधार बना लिया बस, कि जो योग्य है वही प्रकृति के अंदर जीवित रहेंगे और उनके हिसाब से नार्डिक आर्य ही शुद्ध नस्ल के थे, वही योग्य थे। तो उसने उन्हीं को वांछनीय माना और बताया कि बस यही हमारी वंश वृद्धि के लिए, हमारे जर्मनी को ताकतवर बनाने के लिए यही योग्य है। तो हिटलर ने डार्विन के सिद्धांतों को अपने गलत कार्यों का आधार बना करके उसके ऊपर अपने तर्क दिए। और अब ऐसे कैसे एक और दूसरे जो साम्राज्यवादी थे लेवेन स्ट्रॉम, उस हिटलर ने लेवेन स्ट्रॉम की बात को भी अक्षर अक्षर पालन कर लिया। लेवेन स्ट्रॉम का ये कहना था कि अपनी जाति को बचाने के लिए या अपने लोगों को सुखी जीवन देने के लिए हमें अपने क्षेत्रों को विस्तार करना चाहिए और क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चाहिए। तो जो लेवेन स्ट्रॉम था उसके कहने का अर्थ अलग था। उसका कहने का अर्थ था कि हमारे लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हमें क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चाहिए और साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, ताकि हमारे अपने लोग आराम और सुखी जीवन बसर कर सके, न कि गलत कार्यों के लिए। लेकिन डार्विन ने तो लेवेन स्ट्रॉम की बात को अक्षर अक्षर पालन किया और अपने लोगों की भलाई के लिए उसने कब्जा किया, अर्थात साम्राज्य विस्तार का कार्य किया। और इतना अधिक साम्राज्य विस्तार किया, इतना अधिक लालच आ गया, वो इतना अधिक महत्वाकांक्षी हो गया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर आकर के ठहरा। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार वो लालची हो गया था, किस प्रकार साम्राज्यवादी नीति को उसने अपनाया और पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो बच्चों, ये मैंने बात बता दी कि किस प्रकार जातीय पदानुक्रम की जो बात उसके दिमाग में आई थी वो डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत से आई थी कि प्रकृति के अंदर योग्य ही अस्तित्व में रहते हैं, योग्य ही आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार जो साम्राज्य विस्तार की बात उसके दिमाग में थी वो थी लेवेन स्ट्रॉम के सिद्धांत के हिसाब से कि अपने लोगों के बचाव के लिए, अपने लोगों के सुखी जीवन के लिए, उनको सुख सुविधाओं के लिए हमें अन्य क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना चाहिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, इन दोनों सिद्धांतों को मानते हुए उसने क्या करा, नस्लवाद राज्य की स्थापना कर दी। कौन से राज्य की स्थापना? नस्लवाद, यानी जर्मनी
अब नस्लवादी हो गया, उसके अंदर अलग अलग जातियों को अलग अलग तरह से ट्रीट करने लगा। जो नार्डिक आर्य थे उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होता था, लेकिन बेचारे जो जिप्सी यानी जो बंजारा जैसे घुमक्कड़ प्रजाति थी, जो रोम थे, जो रूसी थे, जो अश्वेत थे, जो विकलांग थे, जो मानसिक रूप से अक्षम थे और जो यहूदी थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा, उनको नीची जाति माने जाने लगा। तो अब उसने क्या करा, नस्लवाद राज्य की स्थापना की और उसने कहा कि जो धर्म परिवर्तन करेंगे यानी जो नार्डिक आर्य का धर्म मान लेंगे वही वास्तव में वांछनीय है, उन्हीं का जीना सार्थक है, उन्हीं को जिंदा रहने का हक है। तो उसने कहा कि नार्डिक आर्य ही वांछित है, जो योग्य है और उन्हीं को जिंदा रहने का हक है। उसने क्या करा और उनको ही कहा कि वह तरक्की और वंश विस्तार के योग्य हैं। लेकिन जो रूसी, जिप्सी, यहूदी, विकलांग, वो सबको उन्होंने क्या कहा, ये अवांछित है, इनकी आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने उनका सामूहिक कत्ल करवा दिया। अपने जो नार्डिक आर्य के जो अफसर थे, जर्मनी के जो अफसर थे, जो नाज़ी का मानते थे, जो नाज़ी विचारधारा के समर्थक थे, उनके हाथों इन यहूदियों का, जिप्सियों का, विकलांगों का, मानसिक रूप से जो कमज़ोर थे और जो नार्डिक आर्य नहीं थे, जो अशुद्ध नस्ल के थे, उन सबका उसने क्या करा, सामूहिक कत्ल करवा दिया। और विश्व समुदाय में यह बात गुप्त रही। कैसे गुप्त रही, मतलब ये जो ये सामूहिक कत्ल करवाता था ना, वो हमारे विश्व के बाकी समुदायों को मालूम नहीं था। क्यों नहीं मालूम था, क्योंकि वह कोड लैंग्वेज यूज़ करता था, विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करता था, जिससे कहीं पर भी कत्ल की बात तो आती नहीं थी। जैसे वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता था तो कोड वर्ड के अंदर, कोड लैंग्वेज के अंदर बात करता था, जिससे विश्व समुदाय के ऊपर काफ़ी समय तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस प्रकार जर्मनी के अंदर सामूहिक कत्ल हो रहा है। और उसके लिए वो जो वर्ड यूज़ करता था वो था यूथनीजिया। यूथनीजिया का मतलब होता है सामूहिक कत्ल। यहूदी को सामूहिक रूप से मारना है तो इसके लिए यूथनीजिया है, अंतिम उपाय या अंतिम समाधान, इस तरह के वर्ड वो यूज़ करता था। और वो कहते थे कि यूथनीजिया कार्यक्रम चलाया जाए, या अब इनका अंतिम जो उपाय है, अंतिम समाधान है, जो लास्ट उपाय है, वो किया जाए। तो सैनिक समझ जाते थे कि इनको बंकर के अंदर या उस टैंकों के अंदर ले जा करके, या उन विशेष जो कंस्ट्रक्शन कैंप थे वहाँ पर ले जा करके इनको इलेक्ट्रिक करंट से या दम घोट करके इनको मार देना है। तो विश्व समुदाय के अंदर यह बात गुप्त रखी गई थी, क्योंकि वो स्पेशल कोड वर्ड यूज़ करता था, जैसे यूथनीजिया कार्यक्रम, जिसका अर्थ था सामूहिक कत्ल। तो बच्चों, हम बार बार बात कर रहे हैं जिप्सी और यहूदी की। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिप्सी क्या थे। जिप्सी जैसे हमारे भारत के अंदर बंजारा लोग होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, जिनका एक जगह कहीं पर घर नहीं होता है, इसी प्रकार जिप्सी लोग भी अल्पसंख्यक जाति थी। जर्मनी और यूरोप के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय था, जो कि जगह जगह के ऊपर घूम करके अपना जीवन यहाँ पर करता था। और अब इनको क्या करा, इन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया हिटलर ने, नाज़ियों ने। उनको मालिकाना, उनको अधिकार नहीं था कि वो ज़मीन के मालिक बने, और उनको एक जगह ठहरने का भी अधिकार नहीं था। तो बेचारे इधर उधर घूमते रहते थे और इनको अशुद्ध नस्ल माना गया, और ये माना गया कि ये वांछनीय नहीं है, ये हमारे जर्मनी को सशक्त बनाने के अंदर इनका कोई योगदान नहीं है, इनका जीवित रहना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, इनको मार दिया जाए। हाँ, यदि ये जिप्सी धर्म परिवर्तन कर लेते और ये नार्डिक आर्य बनने के लिए रेडी हो जाते तो इनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो बच्चों, जब हमारे भारत के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी कि यदि हम उनका धर्म अपना लें, यदि हम ईसाई धर्म अपना लें, तो हमें हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा और हमें अंग्रेजों के जो शान शौकत से नवाजा जाएगा, उनके जैसा हमारे साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर जर्मनी के अंदर भी थी कि जिन जिप्सियों ने और यहूदियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये जर्मनी नार्डिक आर्यों का धर्म अपना लिया, तो उनके साथ तो वापस अच्छा व्यवहार किया जाता था और उनको मारा नहीं जाता था। तो जिप्सी बंजाराओं की तरह घुमक्कड़ लोग थे और उनको भूख और काम के बोझ के द्वारा उनको मार दिया गया। और इनके दो समुदाय थे, सिमटी और रोमा, तो इनको भूखा रखा गया, इनके साथ बहुत अत्याचार किया गया और फाइनली इनको मार दिया गया। इसी प्रकार यहूदी कौन थे? तो यहूदी को अशुद्ध नस्ल माना जाता था जर्मनी में, और इनके ऊपर ऐसा आरोप था कि इन्होंने ही ईसा मसीह का कत्ल किया है। तो
इनके ऊपर ईसा मसीह की हत्या का आरोप था और इसीलिए उस शक की वजह से, उस संशय की वजह से यहूदियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये आदतन हत्यारे हैं, अर्थात इन्होंने ईसा मसीह को भी मार दिया है और अब इनके अंदर तो आदत पड़ गई है हत्या करने की और ये लालची हैं और सूदखोर है। सूदखोर क्या होता है बच्चों? सूदखोर वो लोग होते हैं जो पैसा ब्याज पर देते हैं और उसके बदले में उनसे ब्याज लेते हैं। तो यहूदी के ऊपर ये आरोप था कि वे सूदखोर हैं और वो लालची हैं और वो हत्यारे हैं, आदतन हत्यारे हैं। तो इसलिए इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। हत्यारे, लालची, सूदखोर जैसे वर्ड उनके लिए यूज़ किए जाते थे और सूदखोर वर्ड है वो गाली की तरह उस वक्त उनके साथ यूज़ किया जाता था। और यहूदियों के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, उनको बंकरों के अंदर, टैंकों के अंदर भर भर के और उनकी हत्याएं की गई। कंस्ट्रक्शन कैंप के अंदर ले जा कर के भी उनकी हत्या की गई थी। तो ये बच्चे थे जिप्सी और यहूदी। तो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको क्या बता दिया कि नाज़ियों का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था, अर्थात हिटलर की सोच क्या थी। और हिटलर की सोच ये होने के लिए इसने चार्ल्स डार्विन के विचारों को यूज़ किया, अल्बर्ट स्पेंसर के विचारों को यूज़ किया, लेविन स्ट्रॉस के विचारों को यूज़ किया और इसके आधार पर उसने जातीय पदानुक्रम वाली व्यवस्था करी। सभी जातियों को समान नहीं माना, जिप्सी यहूदियों को बहुत नीचा माना और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।